नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। इस कैबिनेट बैठक में करीब 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती के लिए एक निगम का प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब 16 से 20,000 सैलरी के और ईएसआई की सुविधा भी उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। वहीं इस मौके पर आरएन टीवी के संवाददाता अमन प्रधान ने उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके के आज कैबिनेट में आज के विभाग को लेकर हमारे विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं था। एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पारित हुए, लोकहित के, जनहित के हैं और तमाम प्रस्ताव पर मोहर लगा करके प्रदेश की आर्च की, प्रदेश की विदेश एक्सपोर्ट की व्यवस्था है, प्रदेश के जो हमारे फोर्स क्लास के आउटसोर्सिंग के कर्म एम्प्लॉई हैं उनको 16,000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी बेसिस मिलते रहे। उनको अन्य सुरक्षा कवच देने का निर्णय लिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस तरह के तमाम निर्णय लेने का काम कैबिनेट में किया है। धन्यवाद। बात करें तो ये थे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि निगम बना करके आउटसोर्सिंग कर्मियों को एक निश्चित वेतन देने की जो मांग थी वो आज कैबिनेट में प्रस्ताव में पास हुई है, जिसके बाद से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको निगम के तहत वेतन मिला करेगा। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। हमारे साथ मंत्री राकेश सचान जी हैं। सर, एमएसएमई विभाग के कितने प्रस्ताव थे, कितने प्रस्ताव को मिलेंगे? देखिए, प्रस्ताव आज विभाग के एक निर्यात प्रोत्साहन नीति 20 से 25 समाप्त हो रही थी, इसी को 25 से 30 आगे बढ़ाया गया है और उसमें भी तमाम तरीके के इंसेंटिव जो हमारे निर्यात करने वाली कंपनियां थी उनको देने का, पहले तो 25 से 30 करोड़ दिया जा रहा था, अब हम लोग 100 से 150 करोड़ रुपए तक इंसेंटिव देंगे। तमाम तरीके की उसमें व्यवस्थाएं हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रस्ताव जो हमारा आज पास हुआ है उसमें जो आउटसोर्सिंग को एक निगम बना करके और उन पर कंट्रोल करने का काम किया गया। इसके लिए हमारे लगभग 4 लाख जो आउटसोर्सिंग है उनको न्यूनतम वेतन भी मिलेगा। जो तमाम तरह की कंपनियां उनके साथ भेदभाव करती थी वो नहीं। चलिए, धन्यवाद। बात में तो ये थे हमारे साथ राकेश सचान मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एमएसएमई विभाग के तमाम अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगी, जिसके बाद यूपी कैबिनेट में उन सभी प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट हुई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। मंत्री जी, आपके विभाग की क्या प्रस्ताव थे, किस तरीके से कैबिनेट में उन प्रस्तावों को मंजूर? सामाजिक का अधिकार मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव था कि बनारस में एक सीआरसी केंद्र खोलकर दिव्यांगजनों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए 5 एकड़ निःशुल्क जमीन की आवश्यकता थी। मेरे विभाग के माध्यम से प्रयास किया गया और समाज कल्याण विभाग ने 3 एकड़ जमीन निःशुल्क देकर बनारस में सीआरसी केंद्र खोलने के संबंध में सहमति दर्ज की, जिस पर आज कैबिनेट की सहमति मिल गई है। यानी बनारस में एक सीआरसी केंद्र खोलने का रास्ता साफ हो गया, जिससे हजारों दिव्यांगजनों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। सर, संभल की घटना को लेकर के क्या चर्चा हुई? संभल की घटना के बारे में मेरे सामने तक कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे और बाद में हुई हो तो संबंधित मंत्री उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। बात करना तो ये थे हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट में पास हुआ है और अगर बात की जाए संभल की घटना को लेकर के तो उनके सामने किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। कासगंज बीजेपी कार्यालय पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कई मुद्दों पर विवाद टिप्पणी करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल सरकारी मशीनरी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इनके नेता को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जनता से इन्हें चुनकर लोकसभा में भेजा गया। जनता इनके झूठ के प्रोपेगेंडा को समझ चुकी है, इसलिए हताशा के शिकार होकर फिजूल आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। आपने जो कहा वो इस प्रकार की बातें आई हैं, लेकिन सरकार व्यवस्थित रूप से किसानों को
खाद मिले इसका प्रयास कर रही है और सरकार ने पूरी सजगता के साथ इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से एक माहौल आभाव का बना रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और सरकारी एजेंसियों को सजग किया जा रहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नहीं, निश्चित रूप से ये दुखद है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार जनादेश उनके विपरीत जाता है, वो हार उनकी दिखाई देती है, तो वो इस प्रकार की घटिया और घृणित हरकतों पर आ जाते हैं। लेकिन देश सब जानता है, देश की जनता सब जानती है, और इस प्रकार के कृत्य करने वालों का देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ कोई स्थान अब बचा नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी की, उनके नेताओं की भविष्य की पराजय देखते हुए बौखलाहट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके केंद्र में सरकार बनानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से वोट चोरी करके सांसद बने हैं और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा पर हमला और राहुल गांधी को काला कपड़ा दिखाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी घबराई हुई है। ये FIR हो रहा है इटावा में, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये मुकदमे लिखे गए और ऐसी धाराओं में लिखे गए हैं 191, 190, 109, 125, 352, ये सब ऐसे मुकदमे लिखे गए हैं जो अपने कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यालय पर खड़े थे, उनको इसमें नाम डाला गया है। देख सकते हैं आप, ये पूरे नाम है। 15 लोगों को इसमें अभी गिरफ्तार करके सबको जेल भेजा गया और तोड़ भी रहे हो हमारे कार्यालयों में। खुद लखीमपुर में तोड़ फोड़ किया, हरदोई में किया, इटावा में गए, वहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया कार्यकर्ताओं, उनको जेल भेजवा दिया। और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि एकदम पूरी मोर्चेबंदी के साथ खड़े रहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है हमारा। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो वोट चोरी की बात उठाई है उससे बौखला गई है पूरी भाजपा, और हमारे कार्यकर्ता बूथ पर हर जगह खड़े हैं। हमारे कार्यालयों पर इनके भाजपा कार्यकर्ता जाकर मारपीट कर रहे हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं, और उसका जवाब जब इटावा में दिया तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनको लाठियों से मारा गया, अपमानित किया गया। और हम सब लोग उनके साथ हैं। परसों अपने कार्यकर्ताओं से इटावा मिलने चल रहे हैं और अपने बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो जमकर इसका जवाब दिया। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई और इरफान के भाई रिजवान पर भी सुनवाई पूरी हुई है। गैंगस्टर मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। सबकी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बता दें कि महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी और गैंगस्टर मामले में बता दें कि अब सुनवाई, और इसके साथ ही बता दें कि महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। कानपुर से सबकी बड़ी खबर है, जहां इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई हुई, इरफान के भाई रिजवान पर भी सुनवाई पूरी हो गई है और गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। कानपुर से सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि फैसले को सुरक्षित रखा गया है और इसके साथ ही इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई हुई और इरफान के भाई रिजवान पर भी सुनवाई पूरी हो गई है और गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। महाराजगंज जेल में बंद है इस समय इरफान सोलंकी और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट ने बता दी कि फैसले को सुरक्षित रखते हुए और इसके साथ ही सुनवाई पूरी हुई, इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई हुई। खबर श्रावस्ती से है, जहां नए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद कर अपना परिचय साझा किया। वार्ता के दौरान एसपी भाटी ने महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई, बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने, साइबर अपराधों पर निरंतर और पत्रकारों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाएगा। राहुल भाटी नोएडा में अंडर ट्रेनिंग, बरेली में सिटी एसएसपी, गोरखपुर में बता दें कि लखनऊ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वार्ता के दौरान एसपी भाटी ने कानून व्यवस्था को ऋण बनाए रखने, महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई और बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने, साइबर अपराधों पर निरंतर और पत्रकारों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द ही समाधान भी किया जाएगा। देखिए, जनपद श्रावस्ती में मैंने पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के रूप में 31 अगस्त 2025 को ज्वाइन किया है
और जैसा कि अभी मैंने बाकी पत्रकार बंधुओं को बताया कि हमारी प्राथमिकता इस जनपद में महिला सुरक्षा रहेगी। उसके अतिरिक्त नेपाल के साथ हमारा लॉन्ग एंड पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ पर जो अवांछनीय और असामाजिक तत्वों की और अवांछनीय पदार्थों की आवाजाही रहती है, उनकी तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। अन्य एजेंसियों यथा एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय करके इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध पर एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है और जो जागरूकता की भी इस संबंध में आवश्यकता है, और अंततः पुलिस और पब्लिक का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, जन सुनवाई अच्छे से हो सके, एक्सेसिबल पुलिसिंग रह सके, इस दिशा में हमारे द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। है जहां कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला अधिकारी अचानक से निरीक्षण के लिए पहुंच गए। डीएम का दौरा उस शिकायत के बाद हुआ जिसमें एक पीड़ित विधवा महिला ने सरकारी लाभ दिलाने के बदले रिश्वत मांगने जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार कार्यालय के बाबू नासिर और एकांश ने महिला से लाभ दिलाने के बदले अवैध पैसे की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों बाबुओं के खिलाफ जाँच के आदेश दिए और जाँच पूरी होने तक उन्हें कार्यालय से हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। संभल से खबर है जहां डीएम ने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही बता दें कि एक विधवा महिला से रिश्वत मांगने के आरोप के चलते 2 लोगों को निलंबित किया गया है। डीएम ने जांच के आदेश दिए और इसके साथ ही कहा कि इस तरह की लापरवाही और इस तरह के कृत्य को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बता दी कि औचक निरीक्षण कर जिस महिला से अवैध वसूली और रिश्वत मांगी गई उन 2 बाबू को हटा दिया है और इसके साथ ही आदेश भी जाँच के लिए दे दिए हैं। खबर सीतापुर से है जहां लागू हुए नो हेलमेट नो फ्लू नियम की सीतापुर में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लालबाग चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर आरएनटीवी के कैमरे ने चौंकाने वाली तस्वीरें कैद की हैं। यहां पंप कर्मी खुद बाइक सवारों को पेट्रोल भरवाने से पहले हेलमेट पकड़ा देते हैं और जैसे ही पेट्रोल भर जाता है वही हेलमेट वापस लेकर वर्ल्ड कप की तरह अगले ग्राहक को थमा दिया जाता है। यह व्यवस्था मानो कागजी खानापूर्ति और मजाक बनकर रह गई है। जिलाधिकारी के सख्त आदेशों के बावजूद जिले में कई पंप इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और नतीजा यह है कि बाइक सवार बिना हेलमेट नजर आ रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले पर जब जिला पूर्ति अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। सवाल यह है कि जब प्रशासन की आंखों के सामने नियम की अवहेलना हो रही है तो सड़क सुरक्षा का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। सीतापुर में जो है नो हेलमेट नो फ्यूल का जो पोस्टर लगा है उसमें जिलाधिकारी के आदेश से जो पेट्रोल पंप मालिक हैं जो कर्मियों से धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए हम लोग पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक बैठक करेंगे और सेल्स ऑफिसर को भी हमने बुलाया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के जो अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी इसमें सड़क सुरक्षा के तहत जो है जीवन से जुड़ा पहलू है नो हेलमेट नो फ्यूल। तो जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा पेट्रोल पंप पे भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हम लोग ARTO के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके चालान कराएं, ताकि कुछ लोगों के मन में जैसे होता है कि अपना बहुत जागरूक नहीं रहते हैं तो उनको थोड़ा सा डर भी दिखाना पड़ेगा। और पेट्रोल पंप मालिकों पे ही अगर तेल देते हैं बिना हेलमेट वाला उन पे भी कार्रवाई। इंदौर में 5 साल की बच्ची के रैपिड को सिर्फ 27 दिन चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही बता दें कि 2 लाख का जुर्माना लगा है और स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने यह फैसला सुनाया है। बच्ची के साथ करीब 1.5 महीने पहले रेप किया गया था। आपको बता दें कि घटना 15 जुलाई 2025 की है। 15 जुलाई की आधी रात को ही थाने में केस दर्ज हुआ था। 31 जुलाई को पुलिस ने चार्जशीट लगाई और 4 अगस्त से मामले का ट्रायल शुरू हुआ और जज ने बच्ची को नन्ही परी कहकर संबोधित किया। साथ ही जुर्माने की आधी राशि नन्ही परी को देने का आदेश दिया। ये घटना कैलिया थाना क्षेत्र की है। एक गांव पड़ता है कैलिया क्षेत्र में, उस गांव की घटना है। वहां की पीड़िता के साथ
गांव के ही पड़ोसी अनिल द्वारा घटना FIR लिखे जाने से 1 महीने पूर्व दुष्कर्म किया गया था, जिसकी पीड़िता द्वारा अपने दर्द होने की शिकायत जब अपनी मां को बताई तो मां ने डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि इसके तो चोट है, और उस चोट के कारण पीड़िता से फिर पूछा गया तो उसने कहा कि पड़ोसी अंकल मुझे मोबाइल दिखाने के लिए ले गए थे, जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था। और जैसे ही सूचना उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई तो उन्होंने इस FIR पंजीकृत कराई वादनी की तहरीर पर, और इसकी विवेचना SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा अपने निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करवाते हुए विवेचक को निर्देश दिया। तो विवेचक ने 15 दिन के अंतर्गत यह आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। न्यायालय में द्वारा विचारणा शुरू किया गया, जिसमें 4/8/2025 को अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज बना, और अभियोजन की पैरवी मेरे निर्देशन में विश्वजीत सिंह गुर्जर व रणकृष्ण सिंह भदौरिया द्वारा की गई। कुल 6 साक्षी पेश किए गए। आज दिनांक 1/9/2025 को अभियुक्त अनिल कुमार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा आजीवन कारावास से दंडित व 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया, और जिसमें से 1 लाख रुपए पीड़िता को देय होगा। सर, ये सजा जो सुनाई गई है कितने दिन में सुनाई गई है? ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश में त्वरित कार्रवाई करते हुए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कुल 27 दिन में जनपद में ये सजा कराई गई। खबर उन्नाव से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय रवि कुमार के रूप में हुई थी, जो खेतों में लकड़ी कटाई का काम किया करता था। बता दें कि मृतक अपने काम पर गया था। वहां ठेकेदार और उसके साथियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। परिजनों के अनुसार विवाद के बाद उसको बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदारों ने जानबूझकर मारपीट की, जिसके कारण रवि की मौत हुई है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। ठेकेदार के साथ मोबाइल मानी रहती रहे, कटाई काम करे तो ये कटाई काम करके रहे ठेकेदार के साथ है। तो ये कल वह 11 बजे लड़के मतलब इनके लड़का हमारे घर पर मतलब भील, और घंटा रात माने घंटा 1.5 घंटा के बाद ही मतलब ये खत्म हो गए। जब इनके पास फ़ोन कही रहे कि भैया यहाँ आओ, तो फ़ोन नहीं उठा रहे ना फ़ोन मतलब। कौन ठेकेदार थे ये? राधे सर। अच्छा, इन्हीं के पास काम करते थे? हाँ। इनके साथ कौन कौन आया था छोड़ने? इनके लड़के आए थे। अच्छा, जब छोड़ गए थे तो कुछ क्या चोट वोट थी, घायल थे, क्या था? नहीं, चोट थी इसके यहाँ और रांद में चोट थी। इसका पेट पकड़े बैठा था वो क्या लगता है आपको? वो हमारा भाई था। नहीं मारा गया है क्या? हाँ, मारा था ये राधे श्याम ने। इन्हीं लोग से मारपीट हुई है? हाँ, ये अपने घर पर मारे थे। क्या कोई विवाद चल रहा था क्या? नहीं, विवाद नहीं, इन्हीं से रहते रहे मतलब कटाई काम करे थे। क्यों मारा था? कोई वजह तो? कोई वजह नहीं पता। दिया खाते रहे, अपन मारी पीटी हुई। अच्छा, अब वही बता सके। पुलिस में कंप्लेन करी आप लोगों ने भी? पुलिस में कंप्लेन करी है? हाँ, पुलिस गए थे घर। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब कार्रवाई का आप देख लो, अगर कैसे है मतलब चोट मोट कितनी लगी, कैसे मारी, कैसे पीटी, वो तो हकीकत खुद है, आपका समझ में आ गई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।